हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रुई में पदस्थापित हूँ। आज चर्चा की उस टॉपिक का नाम है विचारण, ट्रायल। तो पिछली वीडियोज में अपन ने सेशन ट्रायल सेक्शन 225 से 237 तक के प्रोविजनों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट ट्रायल, मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल की जाती है या वारंट मामलों में जो ट्रायल की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वारंट ट्रायल या वारंट विचारण होता क्या है। तो वारंट मामले किस तरह के मामले होते हैं और समन मामले किस तरह के मामले होते हैं। जी, वैसे हमने पिछले वीडियोज में वारंट मामले और समन मामलों के बारे में विस्तार से चर्चा की, लेकिन फिर भी अपन आज भी इस तो मतलब वारंट के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो वारंट मामले सीआरपीसी के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अंतर्गत वारंट मामले को सेक्शन 2 या 2X के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो वारंट मामले से ऐसे मामले अभिप्रेत है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय जो मामले होते हैं उन्हें हम वारंट मामले कहते हैं। तो इसमें अपन जो चीज़ देखते हैं वो यही है कि जो मामले गंभीर प्रकृति के जो मामले होते हैं वो मामले वारंट मामले कहलाते हैं, और शमन मामले वो मामले होते हैं जो 2 या 2 वर्ष से कम जिनमें न्यायालय कारावास दे सकता है वो शमन मामले कहलाते हैं। तो वारंट मामलों में जो विचारण किया जाता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला होता है। तो वारंट मामले और समन मामलों के बीच जो मूलभूत जो अंतर है वो दंड की मात्रा को लेकर है, क्योंकि वारंट मामलों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास दिया जा सकता है, जबकि समन मामलों में 2 या 2 वर्ष से कम कारावास का पनिशमेंट दिया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो वारंट मामलों की जो मूल विशेषताएं होती है उसमें यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो औपचारिक रूप से आरोप की रचना की जाती है। वारंट मामलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वारंट मामलों की उसमें है कि अभियुक्त के अगेंस्ट जब विचारण किया जाता है तो उसके अगेंस्ट आरोप जो फ्रेम किया जाता है वो औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से आरोप की रचना की जाएगी और आरोप उसको पढ़कर सुनाया जाएगा प्रॉपर। और दूसरी बात जो है वो है दंड की मात्रा पर सुनवाई, मतलब जब अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है तो अभियुक्त को दंड की मात्रा पर अलग से सुनवाई की जाती है। तो वारंट मामलों का जो विचारण में जो मूल विशेषताएं है वो है कि एक तो औपचारिक रूप से आरोप विरचित किया जाएगा, दूसरी चीज उसको दंड की मात्रा पर अलग से सुना जाएगा। समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वारंट मामलों को समन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो 6 माह से अधिक दंड से दंडनीय समन मामले होते हैं उनको कोर्ट या मजिस्ट्रेट चाहे तो वारंट मामलों में परिवर्तित कर सकता है और उनका वारंट विचारण कर सकता है, जो सीआरपीसी सेक्शन 259 के अंतर्गत दिया गया है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं वारंट मामलों का विचारण। तो वारंट मामलों का विचारण 2 तरीके से होता है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले यानी कि FIR वाले मामले, या प्रथम सूचना या प्रथम इत्तला वाले मामले, प्रथम सूचना या प्रथम इत्तला वाले मामले FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सीआरपीसी सेक्शन 154 के खंड 1 के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अभिलिखित, मौखिक या लिखित रूप से की जाती है, वो FIR कहलाती है। तो एक तो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और एक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों का मतलब यहाँ ये है कि जो कंप्लेंट वाले मामले हैं उनका भी वारंट विचारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट विचारण। तो सेक्शन सबसे पहले सेक्शन 238 सेक्शन 238 से 243 मतलब 238 से 243 तक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट विचारण की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है।
तो सेक्शन 238 में अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित मामले होते हैं उस अपराध की शिकायत या इन्फॉर्मेशन संबंधित पुलिस थाने में देगा, मतलब उसकी एफआईआर कराएगा। एफआईआर सीआरपीसी सेक्शन 154 के खंड 1 के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी और अभिलिखित करने के बाद में पुलिस अधिकारी या उसका भारसाधक अधिकारी है थाने का, वह इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका अन्वेषण करेगा कि मामला प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यदि प्राइमा फेस मामला बनता है एफआईआर के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, तो इन्वेस्टिगेशन में मतलब साक्ष्य एकत्रित करेगा, दस्तावेज एकत्रित करेगा। तो उन सब से पुलिस अधिकारी को यह लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह लगता है कि मामला अभियुक्त के अगेंस्ट प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह उसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, चालान तैयार करेगा और सीआरपीसी सेक्शन 190 के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट संज्ञान करने के लिए पेश करेगा। तो संज्ञान हुआ तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 207 की कार्रवाई करेगा। 207 की कार्रवाई में क्या होता है कि अभियुक्त को दस्तावेजों निरीक्षण किया जाता है और उसको दस्तावेजों को अवलोकन कराया जाता है अभियुक्त को। अब ये देखा जाता है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय तो नहीं है। यदि सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट उसे सेक्शन 209 सीआरपीसी के तहत उसे सत्र न्यायालय को हस्तांतरित कर देगा। अगर मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम द्वारा विचारणीय है तो उसे सीजीएम को सेक्शन 325 के अंतर्गत विचारण कर देगा। अगर वह समझता है कि अगर नहीं तो उस खुद कार्रवाई करेगा। तो ऐसे मामलों में अभियोजन की कार्रवाई मामलों में जो अभियोजन विभाग की ओर से आ रहा है, मतलब ऐसे जो मामले हैं वो अभियोजन विभाग, इसका मतलब ये है कि सरकार की ओर से आने वाला जो व्यक्ति है वो कौन होता है? सरकार की ओर से आने वाला व्यक्ति मतलब लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। तो ये जो है वो जो पीड़ित पक्षकार है उसकी ओर से राज्य सरकार खुद अपना पक्ष रखती है और उस पक्ष को लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के माध्यम से मामले को सुनवाई की जाती है। अब सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 238 को अपन देखते हैं। तो उसके अंतर्गत 207 की अनुपालना, 207 की अनुपालना में ये होता है कि अभियुक्त को दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जाता था, अवलोकन किया जाता है, उसको दस्तावेज दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना डिफेंस जो भी उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया फ्रेम किया गया है या जो भी एफआईआर में मतलब जो सेक्शंस लिखाए गए हैं तो उसको एफआईआर की कॉपी, चालान की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्सों का अवलोकन कराया जाता है और उसको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि अपना वो डिफेंस प्रॉपर कर सके। उसके बाद में सेक्शन 239 में अभियुक्त का उन्मोचन कब किया जाएगा, मतलब डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, अभियुक्त का उन्मोचन कब किया जाएगा? तो सेक्शन 173 पुलिस रिपोर्ट, चालान और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों का अवलोकन करने या अभियुक्त को सुनने या अभियोजन को सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद में मजिस्ट्रेट यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, आरोप निराधार है, तो अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाएगा और मामला बंद कर दिया जाएगा और कारणों को अवलिखित किया। तो एफआईआर करने के बाद में मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जो आरोप लगाया गया वो निराधार है, इस तरह कोई मामला नहीं बनता है, प्राइमा फेस कोई मामला नहीं बनता है, प्रथम दृष्टया कोई भी अभियुक्त के अगेंस्ट मामला नहीं बनता है, तो उस अभियुक्त को वह डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचन कर देगा और उन्मोचन करने के कारणों को वो लेखबद्ध करेगा। उसके बाद में 239 के तहत उन्मोचन किया जा रहा है तो बिना ट्रायल के ऐसे मामलों में दोहरे दंड सिद्धांत लागू नहीं होता है, मतलब इसमें दोहरे दंड का सिद्धांत लागू नहीं होता है, उसको वापस रीओपन किया जा सकता है यदि उसके अगेंस्ट किसी तरह कोई मामला बनता है बाद में, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस बाद में इन फ्यूचर यदि
होती है तो मामले को रीओपन किया जा सकता है, जिसमें सीआरपीसी सेक्शन 300 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत मतलब दोहरे दंड का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, वापस उसको अभियुक्त को अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद में 240 आरोप विरचित करना। अगर अभियोजन के दस्तावेजों से विश्लेषण करने से अभियोजन या अभियुक्त को सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टा मामला बनता है, ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने में अब मजिस्ट्रेट सक्षम है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ आरोप की रचना करेगा। तो सीआरपीसी की अनुसूची शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 32 के तहत या उच्च न्यायालय द्वारा सेक्शन 476 के तहत विहित प्रारूप के अनुसार धारा 211, 212, 213, 214 सीआरपीसी में दिए गए नियमों के अनुसार आरोप की रचना की जाएगी। से यह पूछा जाएगा कि वह दोषी होने का अभियोग करता है या अपना विचारण चाहता है, बचाव करना चाहता है। तो आरोप की औपचारिक, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वारंट मामलों की जो विशेषता है वो यही है कि इसमें औपचारिक रूप से आरोप फ्रेम किया जाता है, मतलब अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप है वो औपचारिक रूप से फ्रेम किया जाता है और वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये इस तरह के आरोप है, और उससे पूछा जाएगा कि आप दोषी होने का अभियोग करते हैं या इन आरोपों का मतलब स्वीकार करते हो या इनका डिफेंस करना चाहते हो। अब इसके बाद में सेक्शन 241 में अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करने पर दोषसिद्धि। अगर अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो अभियुक्त को बयान मुलजिम मतलब 313 जो बयान मुलजिम होता है मुलजिम लिया जाएगा और सीजीएम संस्वीकृति के कथन को 281 के तहत लेखबद्ध किया जाएगा और उसे आधार पर विवेकानुसार दोष सिद्ध करेगा। न्याय विवेक के प्रयोग में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पालना की जाएगी। न्यायालय संतुष्टि होने पर भी दोष सिद्धि करेगा। मतलब सेक्शन 313 बयान मुलजिम मतलब बयान, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो उसके जो कन्फेशन है वो 281 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध की जाएगी और वह ये मजिस्ट्रेट यूँ संतुष्ट है कि अभियुक्त तो बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक यह मामले को स्वीकार करता है, तो उसको दोषी होने के अभियोग को लेखबद्ध करेगा और उसको अपने विवेक मतलब अपने दोष सिद्धि की जाती है तो सीधे अपन 248 में यह मालूम करना कि पर्याप्त दंड दे सकता है अथवा नहीं। धारा 225 के तहत मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यदि मजिस्ट्रेट पर्याप्त दंड दे सकता है तो खुद मामले को सजा देगा, यदि वह उतनी दंड नहीं दे सकता है तो सेक्शन 325 के अंतर्गत मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अगर अभियुक्त 360 के तहत परिवीक्षा का लाभ लेना चाहता है या परिवीक्षा का लाभ लेने का हकदार है तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा और दंड की मात्रा पर उसको सुना जाएगा। अभियुक्त को दंड की मात्रा पर सुना जाएगा। अगर अभियोजन द्वारा पूर्व दोषसिद्धि के आधार पर अभियुक्त को दंड की अधिक मात्रा दिलाना चाहता है तो पूर्व दोषसिद्धि का जिक्र करेगा और पूर्व दोषसिद्धि के बाद में 235 कहता है कि आरोप का वह भाग जो पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में है अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर इनकार करता है तो ऐसी सूरत में उस धारा के अंतर्गत वह साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य पेश करने का हकदार होगा अभियोजन, वह ऐसा साक्ष्य ग्रहणीय है। अब उसके बाद में पूर्व दोषसिद्धि के बाद में मामला 3 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 353 354 के तहत फैसला दे दिया जाएगा जो भी मामला होता है। क्या अभियुक्त को ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो नहीं होगी, क्योंकि
अभियुक्त स्वयं ने दोष सिद्धि स्वीकार की है, उसने दोषी होने का अविवाह किया है, तो उस आधार पर दोषी होने के अविवाह पर किसी तरह की कोई अपील नहीं की जा सकती। लेकिन पहले यदि अभियुक्त दोषी होने का अविवाह से इनकार करता है अथवा बचाव करना चाहता है, तो धारा 241 में दोष सिद्धि ने किया है तो मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा तय करेगा। मतलब यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अविवाह स्वीकार नहीं किया गया है और वह अपना डिफेंस करना चाहता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा तय करेगा, मतलब उनकी एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन वही मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। और अभियोजन न्यायालय के सामने गवाहों की सूची पेश कर देगा तथा अन्य कोई गवाह या दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में आवेदन करेगा। न्यायालय न्याय हित में चाहे तो ऐसे मामलों में समन कर सकता है और उस व्यक्ति या दस्तावेज को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे सकता है। उसके बाद में प्रतीक्षा के लिए साक्ष्य, तो अभियोजन का साक्ष्य हो गया। उसके बाद में प्रतीक्षा के लिए साक्ष्य सेक्शन 243 के अंतर्गत डिफेंस के लिए साक्ष्य। तो अब उसके पहले तो अभियोजन के गवाहों की परीक्षा हो गई, उसके बाद में अभियुक्त के गवाहों की परीक्षा होगी और दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में जो भी मजिस्ट्रेट चाहे कि अभियुक्त के अगेंस्ट प्रथम दृष्टया मामला साबित हो गया है, अभियोजन ने संदेह से परे मामले को साबित कर दिया गया है, तो उसको वापस पुनः दोष सिद्धि की जा सकती है। तो अपन ने आज वारंट मामलों के विचारण को विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियोज में हम वारंट मामलों का ही विचारण करेंगे जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो संस्थित वर्णित किया गया है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।